तो जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मैक्रो की, मैक्रो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट जो एक आइडेंटिफायर नेम से मतलब एक सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बट है कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू की तरह कंसीडर हो रहे हैं, जिसमें हम लेटर ऑन कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। रीजन, कंपाइल टाइम पे जहां पे भी ये आइडेंटिफायर दिखेगा उस जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, जहां जहां भी ये आइडेंटिफायर आएगा वहां पे। इस तरीके से ये स्टेटमेंट बन जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम पे। और अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता जहां पे असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में अगर ये दिख रहा है, तो ये भी कंपाइल टाइम पे रिप्लेस होके पहले ऐसा बन जाएगा, और फिर उसमें कुछ असाइन किया नहीं जा सकता, इसकी एरर प्रोवाइड कर देगा। और ये सिंबॉलिक कांस्टेंट है, दिखने में सिंबल है, आइडेंटिफायर नेम है, लेकिन इसे कोई मेमोरी नहीं मिली, इसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है, कांस्टेंट वैल्यू की तरह ये अवेलेबल है। और ये बिल्कुल इस तरीके से भी काम में लिया जा सकता है, जैसे कभी अगर आप एक प्रोग्राम में एरे क्रिएट कर रहे हैं, अगर चलो एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखे हैं, अगर एक एरे क्रिएट करना था आपको ए नेम का, जिसका साइज 20 अगर देते हैं, तो बी नेम का और सी नेम का भी एरे चाहिए, वो भी सेम साइज का चाहिए। तो उस केस में अगर आप चाहते हो तीनों का साइज सेम रहे, ए का भी, बी का भी और सी का भी, तीनों का सेम साइज कंसीडर हो, तो उस केस में तीनों के लिए 20 20 20 स्पेसिफाई करते हैं। जहां जहां भी हो आपको उनकी लिमिट चेक करने की जरूरत होती है कि लेस देन 20 है तब तक तो काम करना है, नहीं तो नहीं करना, तो 20 लिख रहे होते हैं। आप चाहते हैं उन सभी 20 को रिप्लेस करना किसी सिंबॉलिक कांस्टेंट से, तो बिल्कुल इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे नाम दिया, जैसे आपने साइज दे दिया, जैसे साइज आपने प्रोवाइड कर दिया 20, और यहाँ जहां पे भी आपको वो साइज प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है आप प्रोवाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। दिखने में भले ही आपको ऐसा लग रहा हो जैसे एरे के डिक्लेरेशन में स्क्वायर ब्रैकेट में वेरिएबल दे दिया, बट ये वेरिएबल नहीं है, ये एक आइडेंटिफायर है जो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ये सिंबॉलिक कांस्टेंट है, तो जहां पे भी आपको वो 20 रिक्वायर्ड था उन सब जगह पे आपने ये प्रोवाइड कर दिया, जिससे लेटर ऑन कभी अगर आपको उसका साइज चेंज करना है सब जगह पे, पूरे प्रोग्राम में, पूरे प्रोजेक्ट में, तो आप इजीली एक जगह पे चेंजेस करने पे सब जगह पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो हैश प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव उसके साथ इंक्लूड तो देखा ही है, और ये डिफाइन अवेलेबल है उसे डिफाइन करने के लिए। हैश के साथ और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। हैश इफ डिफाइंड, हैश इफ नॉट डिफाइंड, इस तरीके के कुछ हमारे पास ये प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इफ डिफाइंड तो फिर आपको ऐसा करना है या क्या करना है वो चीज प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ये सब चीजें कंपाइल टाइम के लिए अवेलेबल होती है। इनका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इतना ज्यादा यूज नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंस तो है बट यूज इतना ज्यादा हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं है। तो आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट का, मैक्रो का। हैश डिफाइन क्या है उस चीज का, जैसे आपने सभी ने नल लिखा हुआ देखा होगा प्रोग्राम के अंदर। नल क्या है? एक प्री डिफाइंड सिंबॉलिक कांस्टेंट जिसे हमने डिफाइन नहीं किया, पहले से डिफाइंड है, हम बस उसे काम में ले रहे हैं। या आपने देखा था EOF, वो भी एक प्री डिफाइंड सिंबॉलिक कांस्टेंट है। या अभी हमने जो देखा था प्रीवियस क्लासेस में, सीक के साथ ये सेट प्रोवाइड करना, सीक के साथ करंट स्पेसिफाई करना, वो भी सिंबॉलिक कांस्टेंट है। यहाँ तक कि ग्राफिक्स की बात करते टाइम जो कैपिटल में डिटेक्ट लिखा गया वो भी प्री डिफाइंड सिंबॉलिक कांस्टेंट है। तो प्री डिफाइंड बहुत से सिंबॉलिक कांस्टेंट अवेलेबल है जिन्हें हम काम में ले रहे हैं। तो आइडिया रहना चाहिए कि सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, कि उनकी कुछ वैल्यू है जो प्रोवाइड कर दी गई है, हमें उस वैल्यू से मतलब नहीं, हम डायरेक्ट उस नेम को काम में ले लेते हैं, चाहे वो नल था, चाहे वो EOF था, चाहे कोई और भी चीज। प्री डिफाइंड सिंबॉलिक कांस्टेंट हमने यूज में लेके देख रखे हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, अगर आपको कभी यूजफुल लगे तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और है, मैक्रो से मिलता जुलता ही, एनम। एनम जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, जैसे हमने बात की थी स्ट्रक्चर यूनियन की, स्ट्रक्चर यूनियन प्रोवाइड करते हैं
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने में हेल्प करता है, एक कॉन्सेप्ट अवेलेबल है जो एनम हेल्प करता है इन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्रिएट करने में। अब ये इन्यूमरेटेड डेटा टाइप की बात क्या है, उसे एक एग्जांपल के साथ अगर हम देखें, तो जैसे एक प्रोग्राम में अगर हम चाहते हैं कहीं पे सपोज कुछ ऐसा प्रोवाइड करना कि एक डे वाला वेरिएबल लिया है, डे वाले वेरिएबल में अगर वैल्यू 1 है तो संडे की तरह ट्रीट करना है, 2 है तो मंडे की तरह, 3 है तो ट्यूसडे की तरह। या हमने कभी एक ऐसा वेरिएबल लिया जैसे फाउंड वाला, फाउंड वाले वेरिएबल में अगर ट्रू है तो वो मिल गया, फॉल्स है तो नहीं मिला। या कभी इस तरीके का हमने कोई भी ऐसा वेरिएबल लिया जहां पे हम एक नाम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू के लिए, है इंटीजर वेरिएबल लेकिन एक नेम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्रिएट किया जा सकता है। कैसे, जैसे स्ट्रक्चर भी डिफाइन करते थे, स्ट्रक्चर डिफाइन करते टाइम कीवर्ड स्ट्रक्ट होता था, जो भी नया डेटा टाइप बनाना चाहते हैं उसका नाम देते थे और उसके मेंबर्स स्पेसिफाई कर दिए जाते थे, कुछ इस तरीके से देते थे। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप प्रोवाइड करते टाइम यहाँ कीवर्ड आएगा ENUM, एनम, ये कीवर्ड अवेलेबल है, इसके साथ आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट में वो इसके मेंबर नहीं है। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप एनम की हेल्प से क्रिएट किया गया जो डेटा टाइप होगा वो एक इंटीजर टाइप का ही होगा, बस उसके लिए एक नया नाम दे दिया एक तरीके से। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप इंटीजर टाइप की एक सब कैटेगरी क्रिएट करके हमें प्रोवाइड कर रहा है जिसमें नंबर के लिए नेम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग नेम हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एनम दिया डे और इसके लिए हमने जैसे यहीं पे बिना एंटर दिए भी नॉर्मली लिख दिया जाता है इसे, क्योंकि ये मेंबर नहीं है तो नॉर्मली इस तरीके से भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे ये दे दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। और इस तरीके से अभी ये 3 ही हमने दिया एग्जांपल के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें, हम एनम डे टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं अगर, और इसे अगर हम देते हैं ये नाम से D1 दे दिया, D1 के अंदर अगर हम असाइन कर देते हैं सपोज ये मंडे, तो हम इस चीज को कहीं पे भी काम में ले सकते हैं। ये मंडे एक कांस्टेंट की तरह ही अवेलेबल है, जैसे अभी हम मैक्रो की बात कर रहे थे सिंबॉलिक कांस्टेंट की, उसी तरीके से संडे को वैल्यू मिल गई है 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 इस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू इन्हें मिल रही है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं ये वैल्यू बाई चांस, वैसे तो इसका यूज क्या रहेगा वो भी अगर हम कहें आगे, तो इसका यूज रहेगा जो प्रोग्रामर है उसके लिए रीडेबल बना रहे, कहीं पे कंपैरिजन करना है, चेक करना है कि D1 की वैल्यू इक्वल है क्या संडे के, या चेक करना है D1 की वैल्यू इक्वल है क्या मंडे के। तो चेक करते टाइम ये दिखने में लगे कि हाँ थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है कि क्या मतलब कहना चाहते हैं, यहाँ पे संडे कहना चाह रहे हैं, मंडे कहना चाह रहे हैं, ट्यूसडे कहना चाह रहे हैं, वो मीनिंगफुल रहेगा। जबकि हम उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं, एक नंबर के करस्पॉन्डिंग, कि संडे है तो 0 असाइन किया है, तो 0 अगर है इक्वलिटी का कंपैरिजन किया, जैसे मंडे के केस में 1 असाइन हो गया, कंपैरिजन किया D1 का संडे से, D1 का कंपैरिजन होगा 0 से तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, मंडे से कंपैरिजन होगा तो 1 से कंपैरिजन होगा, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो उस तरीके के कंपैरिजन में ये काम में लिया जा सके, प्रोग्रामर फ्रेंडली मैनर में कोड दिखाई दे सके, उसके लिए ये एनम काम में लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी लेकिन D1 की वैल्यू की अगर बात करें तो वैल्यू क्या अवेलेबल है D1 की, तो D1 एक वेरिएबल है एनम डे टाइप का जिसमें असाइन किया है मंडे, और मंडे और कुछ नहीं, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हुआ था ये D1। एनुमरेटेड डेटा टाइप जो भी क्रिएट कर रहा है वो इंटीजर की ही एक कैटेगरी है जिसमें बस वैल्यू देने का तरीका कुछ ऐसा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इनमें से कोई सी भी वैल्यू, और ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू होगी 0 फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन। और इस केस में जब हमने इसे कंपाइल किया इस प्रोग्राम को,
इस तरीके का दिया है, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे ये आ रहा है 1। होपफुली ये आपको आइडिया लगा होगा ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मंडे असाइन कर रखा है, तो D1 में वैल्यू है 1। हमने अगर D1 में मंडे नहीं, हमने संडे असाइन कर रखा है, तो D1 में वैल्यू होगी क्या, 0। एंड सिमिलरली अगर ट्यूसडे असाइन कर रखा है तो उसके रेस्पेक्टिवली अभी वैल्यू है इसमें 0। तो इस तरीके से ये अवेलेबल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। D1 में जो भी वैल्यू असाइंड है उसे हम काम में ले सकते हैं, बट इस तरीके से प्रिंट करवाने के लिए काम में नॉर्मली नहीं लेना होता। इसे हम कैसे देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने देखा था एरे में सर्चिंग वाला जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था। एरे रीड किया, एरे में हमने सर्च किया था कोई डेटा, तो सर्च वाला हमारा ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर रहे थे, एक बार वो प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं। एरे हमने डिक्लेयर किया, एरे में हमने एक आइटम, एक वेरिएबल लिया जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट रीड करके एरे को रीड करने के बाद वो आइटम रीड किया जिसे सर्च करना है। हमने फाउंड नेम का एक वेरिएबल एक्स्ट्रा में लिया था, ये चीज ध्यान रखने के लिए कि वो मिला या नहीं मिला। इनिशियली उसे दे रखा है 0, बाद में उसे जैसे ही वो मिल जाता है तब क्या देते हैं 1। इस केस में ये जो फाउंड नेम का हमारा वेरिएबल है वो किस लिए, केवल चेक करने के लिए कि मिला या नहीं मिला। तो इस प्रोग्राम को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम एनम काम में ले रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो केवल उसी फंक्शन के लिए है, किसी फंक्शन के बाहर दे रहे हैं तो पूरे प्रोग्राम के लिए हमने वो नया डेटा टाइप क्रिएट कर लिया, जो एक्चुअली में इंटीजर की ही एक कैटेगरी अवेलेबल है। और ये जैसे हमने दे दिया सपोज ये बूलियन, जिसमें हमने क्या कह दिया, एनम, ये जो बूलियन लिया है इस तरीके से, ये जो हमने प्रोवाइड किया इसमें हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी से फॉल्स और ट्रू, सॉरी और क्लिक हो गया था एक बार। तो इस तरीके से जो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया फॉल्स एंड ट्रू। इस केस में इस टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उसे हम कैसी वैल्यू देना चाहते हैं, फॉल्स और ट्रू। जैसे हैश डिफाइन फॉल्स 0 लिख दिया और हैश डिफाइन ट्रू 1 लिख दिया हो, कुछ उसी तरीके से ये अवेलेबल है फाउंड के लिए। अब अगर हम फाउंड को इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, एनम बूलियन है डेटा टाइप, उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया हमने फाउंड, और फाउंड को हम यहाँ पे जैसे इनिशियली असाइन कर रहे हैं फॉल्स, कि नहीं मिला वाला केस, और यहाँ पे जैसे ही वो मिल जाता है हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं ट्रू। और इस केस में हम फाइनली चेक करते हैं कि फाउंड इक्वल है क्या ट्रू के, तब तो वो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। तो कुछ इस तरीके से ये चेक किया जा सकता है, जहां पे ट्रू फॉल्स एक कांस्टेंट की तरह ही अवेलेबल है। ये कीवर्ड ट्रू नहीं है, ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है ट्रू, जिसकी वैल्यू है 1, फॉल्स की वैल्यू है 0, जैसा हम काम में ले रहे थे अभी थोड़ी देर पहले 0 और 1 लिखते हुए। कुछ उसी तरीके का काम ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ा मीनिंग मिल गया इसे कि 0 क्यों लिखा 1 क्यों लिखा, उससे कुछ आइडिया लग रहा है। इस तरीके का हम देते हैं, कंपाइल करते हैं एंड एग्जीक्यूट किया हमने इसे। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट दिए जैसे 5, वैल्यूज हम दे रहे हैं 12, 31, 11, 56 एंड 1। सर्च करना चाह रहे हैं वो वैल्यू दे दी, अगर हमने 56 तो 56 इज अवेलेबल। कंसोल पे वो डिफरेंस भी नहीं दिख रहा कि हमने एनम काम में लिया है या नहीं। 4 वैल्यूज दी, 12 दे दिया, 31 दे दिया, 11 दे दिया, 2 दे दिया, और सर्च कर रहे हैं सपोज 40, तो ये वैल्यू नहीं मिली वाला मैसेज आ रहा है। तो वर्क बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, बस लिखने का तरीका बदल गया। और एक्चुअली में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉल्स ही लिखना जरूरी नहीं है, हो सकता है आपने पूरी फाइल के अंदर जहां पे भी फॉल्स अवेलेबल है उन सब जगह पे हमने लिख दिया नहीं मिला, ऐसे केवल समझने के लिए ना, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। और ये कैपिटल में लिखना जरूरी नहीं है, हमने ऐसे ही ये लिख दिया नहीं मिला वाली वर्ड। जबकि हमने ट्रू के लिए क्या प्रोवाइड कर दिया, जहां पे भी ट्रू है वहां पे हमने लिख दिया जैसे ये मिल गया। तो बस थोड़ा सा हमें ये आइडिया लगा रहे कि हमने ये क्यों प्रोवाइड किया है, उसके लिए कई बार ऐसा ये काम में लिया जा सकता है। तो नहीं मिला, मिल गया, कोई वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी वैल्यू और कुछ नहीं 0 और 1 है, बूलियन के रेस्पेक्टिवली हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। और फाउंड का कंपैरिजन कर रहा है हम इस तरीके से, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वर्क बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था।
यहाँ पे सर्च कर रहे हैं अगर हम 4 को, तो 4 मिल गया, 4 इज अवेलेबल। एग्जीक्यूट करते टाइम वैल्यूज 4 प्रोवाइड किया हमने, रैंडमली कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, इस तरीके से देने पे हम ये सर्च कर रहे हैं 80 नॉट अवेलेबल। यहाँ पे मिल गया नहीं मिला लिख पा रहे हैं, वो कैसे, जब हमने इसे एनम से प्रोवाइड किया तब। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। इस तरह से अवेलेबल हमारा एनम। और एनम की ये जो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे एनम हमने प्रोवाइड किया एक नया डेटा टाइप, सपोज ए, टाइप डेफ के साथ आप इसका निकनेम भी क्रिएट कर सकते हैं, नो डाउट। और यहाँ पे हमने दे दिया जैसे एक्स, वाई एंड जेड, केवल समझने के लिए ये 3 ही लिया, अदरवाइज कितने भी आप वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं। और हमने ये एनम ए टाइप का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सपोज एक वेरिएबल क्रिएट किया A1 जो इंटीजर टाइप का, ये हमें पता रहे। A1 के पास अगर हम असाइन करते हैं x, तो A1 की वैल्यू क्या होगी वो आप जानते हैं, A1 की वैल्यू है 0। कंपाइल किया, इसमें A1 की वैल्यू है 0, जबकि अगर y प्रोवाइड करते हैं तो वैल्यू है 1, जबकि अगर z असाइन करते हैं तो वैल्यू है 2। बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हुए वो कंसीडर हो रहा है। लेकिन अगर आप कभी स्पेसिफिक वैल्यूज देना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस केस में जो आपने वैल्यू दे रखी है वही वर्क कर रहा है। x दिया तो 34 आ जाएगा, y अगर दिया आपने तो A1 में क्या पहुंचा है 12, एंड z अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो 50 पहुंच जाएगा। जबकि यहीं पे अगर आप 34 तो दे दिया, y को आपने वैल्यू नहीं दी, तो ये क्या कंसीडर करता है, प्रीवियस वैल्यू पे +1 करते हुए कंसीडर करता है। जब x असाइन कर रहे हैं तब 34 है, y अगर असाइन करवाते हैं तो A1 में क्या पहुंचेगा 35 पहुंच जाएगा। जबकि z अगर असाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर रखी है, तो वो कैसे आएगी वैल्यू, तो वो आएगी 50, जो वैल्यू स्पेसिफाई कर रखी है वही वैल्यू। तो मतलब बात इतनी सी, अगर कोई सी भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की तो 0 से स्टार्ट करते हुए कंटिन्यूअसली आगे कंसीडर कर रहा है, या इसी चीज को कुछ ऐसा कंसीडर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू बता रखी है उसकी वो वैल्यू, जिसकी वैल्यू नहीं बता रखी वो प्रीवियस वाली वैल्यू पे +1 कंसीडर करता है। लेकिन अगर वो सबसे पहला है जिसके प्रीवियस में कुछ है ही नहीं, तो वो अपनी वैल्यू 0 कंसीडर कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट है एनएम का। होपफुली आपको एनएम का आइडिया लगा होगा। और जो हम अभी जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर देखना चाह रहे हैं तो वहां पे भी कुछ रिलेट करने में काम में आ सकता है। और ये टॉपिक हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने एक फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है प्रिंटफ, और यहाँ हेलो प्रिंट कर रखा है, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल कर रहे हैं और कंपाइल करके एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो ध्यान दिला रहे हैं। एक बार कंपाइल किया हमने इसे, हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया कंपाइलर की हेल्प से, और ये आउटपुट आ रहा है। अब यहीं पे एक चीज समझें, जब हमने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया और कंपाइल किया, जिस भी नाम से ये प्रोग्राम था, जैसे हमने CMD1 नाम दिया था इसका, तो उसी नेम से ये प्रोग्राम जहां सेव है, एक बार सर्च कर लेते हैं CMD1। जैसे ही हमने कंपाइल किया तब इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जाती है। एक बार डिलीट करना हम इसे, तो ध्यान से देखें CMD1 C वाली फाइल अवेलेबल है लेकिन एप्लीकेशन फाइल नहीं है। जैसे हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं जिसके लिए एक्चुअली कंपाइलर की जरूरत है, तब यहाँ पे ये CMD1 नाम की ये फाइल क्रिएट हो गई। अब हम इस पर डायरेक्ट डबल क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरीके से, जो आपको ये होपफुली विजिबल हो रहा होगा। एक बार थोड़ा जूम करके विजिबल करवाते हैं, कुछ इस तरह हमने ये प्रोवाइड किया, ये आपको विजिबल हो रहा होगा, ये हेलो लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कैरेक्टर देंगे ये टर्मिनेट हो गया, वो कंसोल क्लोज हो गया। और अभी तक जो हम गेटसीएस देते आ रहे हैं उसका एक यूज अब ये भी है कि अभी तक जो भी प्रोग्राम हमने देखे, डायरेक्ट अगर एप्लीकेशन फाइल उसकी ओपन करते हैं तो वो रुका हुआ इसलिए क्योंकि कैरेक्टर मिला, क्योंकि कैरेक्टर अगर नहीं रीड करने का टास्क अगर नहीं होता गेटसीएस का टास्क, तो ये ऑटोमेटिकली ये टर्मिनेट हो चुका होता, ये क्लोज हो जाता। तो जो भी हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में
जैसे ये अवेलेबल है, हम कैरेक्टर देते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाता है, बट कैरेक्टर नहीं दे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। और वो रोकने के लिए हमने गेट सी एच प्रोवाइड कर रखा था, जिसे डेवसी के थ्रू एग्जीक्यूट होते टाइम रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि कैरेक्टर नहीं भी देते तो भी अपने आप वो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करके रुकता है। बट अभी तक हम ज्यादातर प्रोग्राम्स में गेट सी एच प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जिससे जो भी .exe फाइल उनकी जनरेट हुई है उस पर आप डबल क्लिक करके उसे परफॉर्म करवा सकते हैं, और वो फाइनली जब लास्ट रिजल्ट आ गया उसके बाद भी एक कैरेक्टर रीड करने के लिए रुकता है, जिससे आप इजीली वो आउटपुट देख सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का, एक तरीका तो कंपाइलर की हेल्प से, दूसरा तरीका इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फाइल पर डबल क्लिक करके, और तीसरा तरीका जो हम बात कर रहे हैं वो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। यहाँ पे हमने ओपन किया कमांड प्रॉम्प्ट को, CMD जैसे सर्च किया हमने, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया और इस पे हमने क्लिक किया। जैसे ये ओपन किया, इसकी डिफॉल्ट लोकेशन अवेलेबल है C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर एक फोल्डर है राहुल नेम का, उस फोल्डर में ये अवेलेबल है। हमें पहले इस फोल्डर तक का पाथ इस पर लेके आना है। ये जो हमारा फोल्डर है जिसमें हमारी वो फाइल अवेलेबल है जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो पहली चीज तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी में हमने ये कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर दिया, कॉपी किया था वहां से, सेम पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। CD कमांड है कमांड प्रॉम्प्ट की, उस कमांड के साथ चेंज डायरेक्टरी कमांड CD के साथ हमने ये पाथ प्रोवाइड कर दिया। तो इस कंप्लीट पाथ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे अगर हम वो CMD1 जो हमारे प्रोग्राम का नाम था एप्लीकेशन फाइल का, उसे प्रोवाइड करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा आउटपुट विजिबल हो रहा है। एक बार थोड़ा जूम कर देते हैं अगर आपको बाई चांस विजिबल नहीं हो रहा हो तो थोड़ा हमने जूम कर दिया। क्या किया, इनिशियली वो इतना लिखा हुआ हमारे पास आया था, हमने कमांड प्रोवाइड की CD चेंज डायरेक्टरी कमांड, और साथ में स्पेस के बाद ये प्रोवाइड कर दिया वो कंप्लीट पाथ, जिस डायरेक्टरी पे हमें पहुंचना था वहां तक का पाथ हमने प्रोवाइड कर दिया। जैसे ये देखिए हमने एंटर प्रेस किया, ये कंप्लीट पाथ आ चुका है कमांड प्रॉम्प्ट का, और उस जगह पे हमने फाइल का नेम अगर दिया और एंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया हेलो, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। कैरेक्टर रीड करने का टास्क दे रखा है इसलिए रुका हुआ है, जैसे कैरेक्टर देंगे आगे बढ़ जाएगा। कोई और प्रोग्राम भी अवेलेबल है अगर हमारे पास उसी सेम फोल्डर के अंदर कोई भी प्रोग्राम, तो हम उसे भी इस तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम बहुत से अवेलेबल हैं, फंक्शन की हेल्प से जब हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया था, उसके लिए फंक्शन का नाम हमने, उस प्रोग्राम का नाम हमने दिया था, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं FN-max1। एंटर प्रेस किया तो ये एंटर टू वैल्यूज का मैसेज आता है। जैसी वैल्यू दे देते हम 34 एंड 17, तो जो हमने प्रोग्राम में दे रखा था वो टास्क हो रहा है, मैक्सिमम इज 34 वाला मैसेज आता है, और गेट सी एच के कारण कैरेक्टर रीड करने के लिए रुका है। जैसे कैरेक्टर दे रहे हैं ये क्लियर हो गया। CLS प्रोवाइड किया तो ये क्लियर स्क्रीन वाला टास्क जो सिस्टम फंक्शन में हमने कमांड दी थी वो यहाँ पे हमने दिया, तो ये क्लियर भी हो गया। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक्चुअली में कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करने के साथ साथ हम जो चीज समझना चाहते हैं यहाँ पे वो बात ऐसी है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने दिए हैं उनमें हमने यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया मेन फंक्शन के अंदर। इस बार हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, और वो तब पॉसिबल है जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से, तो और वो भी यहाँ पे 2 पैरामीटर्स के साथ प्रोवाइड किया जा सकता है। 2 पैरामीटर कौन से, पहला पैरामीटर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप के एरे को रिप्रेजेंट करेगा। और स्ट्रिंग टाइप के एरे की बात करें तो एक स्ट्रिंग के लिए एक स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर रिक्वायर्ड है, मल्टीपल अगर स्ट्रिंग अगर आपको रिक्वायर्ड है तो इन पॉइंटर्स का एरे हमने प्रोवाइड कर दिया। या पॉइंटर टू पॉइंटर भी आप दे सकते थे, हमने यहाँ पॉइंटर टू पॉइंटर प्रोवाइड करें, डायनामिक वाली अप्रोच इस तरीके से, या इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास एरे ऑफ पॉइंटर्स जो क्या करेगा, तो इस बार हम जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार पहले इस प्रोग्राम को यहाँ सेव और कंपाइल तो यही कर लेते हैं। हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया cmd2.c। कंपाइल हम कंपाइलर के थ्रू करेंगे, लेकिन इसे परफॉर्म करेंगे हम कहाँ, कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो cmd2 जो हमारा अवेलेबल है उसका आउटपुट क्या आ रहा है, सेम वही
जो हमने प्रोवाइड कर रखा है। अब बात करते हैं ये जो दो पैरामीटर है इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहले एक बार n एक इंटीजर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं हम यहाँ पे। तो %d से हम प्रिंट करवा रहे हैं n की वैल्यू, लाइन चेंज भी कर लेते हैं साथ में। ये हमने दिया, कंपाइल कर लिया एक बार वापस यही कंपाइलर की हेल्प से, और यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, cmd2 दिया, एंटर प्रेस किया, वैल्यू आ रही है 1। और एक चीज यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ cmd2 के साथ ऐसे ही कुछ भी स्ट्रिंग्स और प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है काउंट। तो cmd2 एक स्ट्रिंग था, एक फाइल का नाम देने के लिए जो दिया था एक स्ट्रिंग, इसलिए ये 1 आ रहा था। ये 2 3 4 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इस कमांड को देते टाइम आपने कितनी दी है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये डेटा हमारे पास आएगा एंटर प्रेस करते ही 4। एन के अंदर क्या पहुंच रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कितनी स्ट्रिंग्स वहां पे आपने प्रोवाइड कर रखी है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये एन से। मतलब पहले पैरामीटर से, पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता था, टी दिया होता तो टी प्रिंट कर रहे होते। यहाँ हमने जानबूझ के एन दे रखा है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट करने वाले सेंस में एन। और ये जो एन आया, अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने एक इंटीजर वेरिएबल आई लिया, जैसे लूप प्रोवाइड कर दिया फॉर i इक्वल 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। तो ये क्यों दिया, क्योंकि जो सेकंड पैरामीटर अवेलेबल है उसके अंदर वो स्ट्रिंग सेव हो गई है, जो कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से प्रोवाइड की गई है वो स्ट्रिंग इसके अंदर पहुंच गई। जैसे हम प्रिंटफ की हेल्प से अगर ये प्रिंट करवा दें, %s देते हुए, लाइन चेंज करते हुए, किसे, उस s नेम के एरे के अंदर i वाली स्ट्रिंग, पहले इंडेक्स 0 वाली, फिर इंडेक्स 1 वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, अगर टोटल 4 प्रोवाइड की गई है तो कंपाइल जरूर कंपाइलर की हेल्प से कर लिया। एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, 1 सेकेंड, एक बार ये हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ था, पहले एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया ना। अब हमने इसे कंपाइल कर लिया, जैसे ये कंपाइल हो गया एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पे इसी तरीके से 4 पैरामीटर्स देते हुए। तो पहली चीज तो आएगी 4 n की वैल्यू, और दूसरी चीज ये चारों स्ट्रिंग हमारे सामने प्रिंट हो रही है। पहली स्ट्रिंग में उस प्रोग्राम का नाम है, दूसरी स्ट्रिंग दूसरे डेटा है, तीसरी स्ट्रिंग तीसरा, और चौथी स्ट्रिंग चौथा। और यहाँ पे आपको ये पता चल ही रहा होगा, स्पेस से सेपरेट होते ही अलग अलग स्ट्रिंग कंसिडर हो रही है। लेकिन यहीं पे अगर आपने कभी कोटेशन की हेल्प से बता दिया तो समझना, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग ये प्रोग्राम का नाम है, सेकंड स्ट्रिंग में ABCD XYZ ये पूरा कंसीडर हो रहा है, और थर्ड स्ट्रिंग है PQRS। इस तरीके का अगर प्रोवाइड कर रखा है, एंटर दिया, तो टोटल 3 स्ट्रिंग मिली है, एक प्रोग्राम का नाम, दूसरा वो कोटेशन में जो स्पेसिफाई कर रखा है, और तीसरा PQRS वाली स्ट्रिंग। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोवाइडेड है। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कैसे की थी, यहाँ पे सर्च किया cmd, कमांड प्रॉम्प्ट सर्च कर लेते, यहाँ पे आता, चेन डायरेक्टरी की हेल्प से आप वो पाथ प्रोवाइड कर रहे होते, वो कंप्लीट पाथ जहां पे आपके वो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और फिर उसके बाद ये वर्क कर रहे थे। एग्जिट वो कमांड अवेलेबल है कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जिट करने के लिए, टर्मिनेट करने। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। तो सी प्रोग्रामिंग में इतना ही हम कंसिडर करना चाहेंगे।